हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। ज्ञान कुंज पब्लिक स्कूल की तरफ से कक्षा 9 के लिए ये विज्ञान की क्लास है। पिछले क्लासेस में मैंने आपको गति के बारे में बताया था, उसके कुछ क्वेश्चन आपको हल कराए थे जो इम्पोर्टेंट थे आपकी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज मैं आपको आपके चैप्टर का दूसरा अध्याय बताऊंगा जो है बल तथा गति के नियम। ठीक है, अब मैं आपको बल के बारे में बताता हूं। सिंपली आप सभी लोग इसका अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। आप किसी वस्तु को ढकेलते हैं, खींचते हैं तो कहते हैं कि हमने जो है उस पर बल लगाया है जिसके कारण वस्तु जो है अपने स्थान से हट रही है या फिर वो गति की अवस्था में आ रही है। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य है कि इन सबको मिलाकर आप विज्ञान की भाषा में कहना चाहें कि बल क्या है, तो कह सकते हैं कि बल जो है एक ऐसा कारक है कि जो किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन का करने का प्रयत्न करता है। परिवर्तन करता है क्या मतलब कि वस्तु रुकी हुई है तो उसको गतिमान करा सकता है या गति में है तो उसे रोक सकता है। उसकी अवस्था जो है गति की अवस्था या स्थिर अवस्था कुछ भी हो सकती है। तो गति की अवस्था में भी परिवर्तन हो सकता है। गति असमान या समान हो सकती है, तो समान गति से चल रही तो उसको असमान गति में परिवर्तित कर सकता है या स्थिर कर सकता है, कुछ भी कर। कहने का ये मतलब उसकी अवस्था जो भी हो उसको वो परिवर्तित कर सकता है या प्रयत्न तो उसका करेगा। ठीक है, या ऐसा भी कर सकते हैं। आप सभी लोग देखते हैं रबड़ रखा है या रबड़ को आप खींच सकते हैं, तो खींचने में भी देखते हैं कि रबड़ जो है छोटा था खींचे या बड़ा हो गया, उसकी भी अवस्था को बल ने क्या किया, परिवर्तित कर दिया। ठीक है, तो बल मतलब ये कि बल जो है वो दैनिक जीवन में आप इसका प्रैक्टिकल अनुभव से कर सकते हैं कि बल एक ऐसा कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन करता है या उसका प्रयत्न तो करेगा। ठीक है, अब चलिए, लेकिन कभी गौर किए हैं, जरा सोचिए, इमेजिन करिए कि एक कोई वस्तु रखी गई है, उस पर जो है दो लड़के एक दूसरे के जस्ट बराबर दिशा में जो है बल लगा रहे हैं, या सॉरी बराबर नहीं, विपरीत दिशा में। यहाँ वस्तु एक लड़का इधर की तरफ एक लड़का इधर की तरफ खींच रहा है। ये प्रैक्टिकली अनुभव अगर हम कहते हैं कि दोनों जो है के द्वारा लगाया गया बल लगभग एक समान है। अब जरा इस पर विचार करें कि ये वाली वस्तु किस अवस्था में होगी, तो आप प्रैक्टिकली से कह सकते हैं कि ये कैसी होगी, स्थिर होगी। क्योंकि ये ऐसा लगभग आप अपने दैनिक जीवन में अनुभव कर सकते हैं कि आप देख रहे हैं कि ये स्थिर होगी, तो इसका ये मतलब कि हम ऐसा भी तो कह सकते हैं कि हम बल देख रहे हैं, बल दोनों तरफ से लगा है लेकिन दोनों बल आपस में बराबर और विपरीत दिशा में है, तो कह सकते हैं ये वाली स्थिर वो वस्तु स्थिर होगी। मतलब है कि इस कंडीशन में इस पर लगने वाला जो नेट बल है वो आपको कैसा होगा, शून्य के बराबर। नेट बल शून्य है तो ये जिस अवस्था में स्थिर है तो अपना स्थिर पड़ी रहेगी। ठीक है, या तो ऐसा भी हो सकता है कि एक बल अधिक या एक बल कम है, तो जो बल अधिक होगा लगभग उसी दिशा में ये वाली वस्तु गति करने का प्रयत्न कर सकती है या गति कर सकती है। ठीक है, तो इस आधार पर हम बल को दो भागों में बांट सकते हैं कि अगर किसी वस्तु पे लगने वाला बल दो प्रकार से हो सकता है, एक तो संतुलित बल हो सकता है या तो असंतुलित बल। संतुलित बल का क्या मतलब है? संतुलित बल वह बल होते हैं कि जिस पर अगर जो है किसी वस्तु पर कई बल एक्ट कर रहे हैं, यदि उस पर लगने वाला नेट बल यदि शून्य है, नेट बल शून्य है, सभी बलों का सदिश सम सदिश योग यदि शून्य है, तो ऐसे बल को कहेंगे संतुलित बल। यदि अगर एक किसी वस्तु पर बहुत सारे बल एक्ट कर रहे हैं तो उन सभी बलों का परिणामी किसी दिशा में एक्ट कर रहा है, या यूं कहें कि लगने वाले बलों का सम जो है शून्य नहीं है। शून्य नहीं का ये मतलब कि वो किसी न किसी नेट बल का वो अनुभव वस्तु कर रही हो, तो ऐसे बल को कहते हैं असंतुलित बल। ठीक है, चलिए, ये तो शॉर्ट में थोड़ा सा बल के बारे में। इसके बाद रहा कि यदि कोई वस्तु गतिमान है, ठीक है, तो अगर वो गति कर रही है तो गति करने के क्या क्या नियम हो सकते हैं। तो गति करने के न्यूटन ने 3 नियम दिए थे, तो जिसे कहते हैं न्यूटन के गति के नियम। ये नियम जस्ट इसी दोनों बलों पर आधारित है। ठीक है, अब वो कैसे हैं देखिए, मैं शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। यदि किसी वस्तु पे लगने वाला नेट बल शून्य है, यानी वो संतुलित बल किसी वस्तु पर एक्ट कर रहा है, तो उस वस्तु की अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मतलब ये कि वस्तु जिस अवस्था में रहेगी उसी अवस्था में ही रहना चाहेगी। वो गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में रहना चाहेगी, यदि वो स्थिर है तो वो स्थिर। देखिए, गति की अवस्था में जब रहेगी तो नेट बल शून्य है तो उसकी गति एक समान गति होगी, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, लेकिन यदि हमें कहें
कि वो उस वस्तु अगर स्थिर है तो स्थिर रहना चाहिए, लेकिन अगर हमें अवस्था में परिवर्तन करना है तो अवस्था में परिवर्तन तभी संभव होगा कि जब उसके ऊपर कोई ना कोई नेट बल कार्यरत हो। ठीक है, मतलब ये कि यदि उस वस्तु पे नेट बल कार्यरत है तभी उस वस्तु की अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। तो कहने का ये मतलब है वो उसकी अवस्था तभी परिवर्तित होगी कि जब उस पर कोई नेट बल कार्य करने लगे। ठीक है, तो देखिएगा जब नेट बल की बात आती है तो फर्स्ट लॉ तो यही से उन्होंने खत्म कर दिया, ये नेट बल सेकंड लॉ पे अप्लाई होता है। नेट बल को आधारित जब नाम आया तो तुरंत ये सेकंड लॉ बना। सेकंड लॉ में ये क्या कहा उन्होंने, यदि किसी वस्तु पर अप्लाई किया गया बल जो है नेट बल, बहुत सारे बल एक्ट कर रहे हैं, यदि नेट बल शून्य नहीं है, मतलब ये कि उस वस्तु पर कोई एक नेट बल कार्यरत है किसी दिशा में, तब काम क्या होगा, तब वस्तु जो है उस नेट बल की दिशा में अपनी अवस्था को परिवर्तन करना शुरू कर देती है, या अवस्था में परिवर्तन तो होगा ही। वो अवस्था परिवर्तन किसके कारण होता है, जो इसके ऊपर बल एक्ट जो है नेट बल कार्यरत है, और वो परिवर्तन किसके बराबर होता है, उस वस्तु पर लगने वाला नेट बल उस वस्तु के द्रव्यमान और वेग परिवर्तन की समय दर के गुणनफल के बराबर होता है, जिसे हम कहते हैं किसी वस्तु पे लगने वाला बल उस वस्तु के द्रव्यमान और उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। वो लगने वाला बल नहीं तो उस वस्तु पर कार्यरत वो नेट बल होता है। ठीक है, नेट बल के अंतर्गत जो वस्तु गतिमान है। देखिए इसमें जरा हम इस चीज को थोड़ा यहाँ पे देखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि एक यहाँ पर एक पिंड है, इधर की तरफ एक आदमी 100 न्यूटन के बल से खींच रहा है, इधर की तरफ एक आदमी जस्ट उसके विपरीत दिशा में 80 न्यूटन के बल से खींच रहा है। इन दोनों बलों का परिणामी इधर की तरफ सिर्फ 20 न्यूटन ही होगा। तो कहने का मतलब कि ये वाली वस्तु यदि 20 न्यूटन के अंतर्गत यदि गतिमान है तो इस पे लगने वाला बल कितना होगा, सिर्फ 20 न्यूटन ही होगा, जिस बल के अंतर्गत ये वाली वस्तु गति करेगी, न कि 80 या 100 न्यूटन। ठीक है, तो कहने का मतलब कि यदि वस्तु गतिमान है तो अपने नेट बल के अंतर्गत गति करती है और नेट बल उसके द्रव्यमान उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर है। ठीक है, तो ये आपको सेकंड लॉ होगा। थर्ड लॉ, क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में क्रिया होती है। तीसरे नियम में उन्होंने बताया कि यदि हम किसी वस्तु पर जितना बल लगाते हैं सामने वाली वस्तु भी हमारे ऊपर उतना ही बल अप्लाई करेगी। ठीक है, उदाहरण के तौर पर आप अगर इस चीज को देखना चाहें तो आप देखते हैं कि आप जो है दौड़ रहे हैं, कभी खेल रहे होंगे स्कूल में, आप किसी और बच्चे से टकरा जाते हैं, आप अपने हाथ को दीवार पर मारते हैं। ठीक है, तो धीरे से मारेंगे तो धीरे से हमको चोट का अनुभव होगा, मतलब कि हमने धीरे से मारा तो कम बल इसके ऊपर हमने अप्लाई किया। ठीक है, तो वो भी रिएक्शन में कम बल अप्लाई करेगी। अगर तेजी से मारते हैं तो संवेग में परिवर्तन बहुत तेजी से होता है, इसलिए अधिक बल हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो सामने वाली वस्तु भी हमें अधिक बल अप्लाई करेगी तो हमें अधिक चोट का अनुभव होता है। आप किसी बच्चे से तेजी से टकराते हैं तो तेजी से टकराने की वजह से जब हम देखिए चोट दोनों को लगती है, आप जितना बल उसके ऊपर अप्लाई करेंगे वो भी आपके ऊपर उतना ही बल अप्लाई करेंगे। इसका उदाहरण आप सीधा से देखेंगे कि एक आदमी नाव से कूद रहा है तो नाव पीछे हटती है, आप बालू वाले जमीन से कूदते हैं तो पैर को जो है पीछे की तरफ ढकेलते हैं तो बालू पीछे की तरफ जाता है। मतलब ये कि आप जितना बालू के ऊपर बालू में जितना आपके ऊपर लगे आप भी उसके ऊपर जो है उतना ही रिएक्शन देने की कोशिश करते हैं। ये आपको थर्ड रहा। ठीक है, इसके बाद आपका एक शब्द है जड़त्व। जड़त्व के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि जड़त्व होता क्या है। देखिए जड़त्व जो है वस्तु के पदार्थ के अंदर का एक गुण है। ठीक है, जो वस्तु की अवस्था में परिवर्तन का हमेशा विरोध करता है। अब ये बात है कि वस्तु की अवस्था क्या है, अगर वस्तु गति है तो जो है जड़ तो काम क्या करेगा, जड़ तो जो है उस वस्तु को हमेशा चाहता है कि वो किसमें रहे, गति की अवस्था में रहे। वस्तु स्थिर है तो जड़ तो चाहेगा कि वो वाली वस्तु हमेशा स्थिर ही रहे। ठीक है, मतलब ये कि जड़ तो जो है किसी पदार्थ का ऐसा गुण है कि जो उसकी अवस्था में हमेशा परिवर्तन का विरोध करता रहता है। मतलब है कि वो नहीं चाहता कि उसकी अवस्था परिवर्तित हो, मतलब ये कि वो जिस अवस्था में रहता है उसी अवस्था में रहना चाहता है। ठीक है, तो इसे ही हम कहते हैं जड़त्व। अब सिंपली जड़त्व के अगर दैनिक जीवन में उपयोग की जाकर एक पत्थर रखा गया है तो एक पत्थर स्थिर है तो उसकी अवस्था कैसी है कि स्थिर। मतलब ये जड़त्व जो है उसके अंदर का ये गुण है कि जो उसको कैसा रखना चाहेगा, स्थिर। अब देखिएगा उसको ये अवस्था स्थिर अवस्था को बदलनी है तो हमें बाहर से अधिक बल उसको लगाना ही पड़ेगा। तो जड़त्व की अवस्था को परिवर्तित करना है, मतलब ये कि हमें जो है बल की आवश्यकता होगी।
और जितना ही अधिक जड़त्व का गुण होगा उतना ही अधिक हमें जो है बल के लगाने की आवश्यकता होगी। देखिए अब ये भी देख सकते हैं कि किसी वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसकी अवस्था परिवर्तित करने के लिए हमें उतना ही बल लगाना पड़ेगा। और जानते हैं जड़त्व ही ऐसा गुण है कि जो उसकी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। तो कहने का ये मतलब है कि जो द्रव्यमान होगा वो उसके जड़त्व की माप हो सकती है, क्योंकि द्रव्यमान जितना अधिक है जड़त्व का गुण उतना अधिक होगा। उसकी अवस्था परिवर्तित करनी है तो आपको उतना ही अधिक बल को जो है लगाने की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम जड़त्व को बता सकते हैं। देखिए जड़त्व एक प्रकार से इसका फर्स्ट लॉ के रूप में ही है लगभग। ठीक है, चलिए अब ये जड़त्व कितने प्रकार के होते हैं? जड़त्व आपको 3 प्रकार का होता है, विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व और दिशा का जड़त्व। ठीक है, अब विराम का जड़त्व कैसा होता है देखेंगे कि यदि कोई वस्तु स्थिर है, ठीक है, तो उसको गति कराने के लिए या उसकी अवस्था परिवर्तन करने के लिए हमें उतना ही अधिक बल लगाना पड़ेगा जितना जो है इसका द्रव्यमान है। तो जितना अधिक द्रव्यमान होगा उतना ही अधिक इसके पास जड़त्व का गुण होगा। तो इस समय इसकी अवस्था कैसी है? स्थिर अवस्था। तो स्थिर अवस्था है तो इसका मतलब इसके अंदर का जड़त्व कैसा है? विराम का जड़त्व। सेकेंड है गति का जड़त्व। ठीक है, आप सभी बस में बैठे होते हैं, बस बहुत तेजी से चलती, अचानक जो है ड्राइवर ब्रेक मारता है तो आप काम कर आगे की तरफ झुक जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ये कारण है आपकी गति का जड़त्व। आप यहाँ पर कुर्सी पर बैठे हैं, आपका सर यहाँ पर आराम से आप यहाँ बैठे हैं, ब्रेक जो है जब गतिमान है तो ये बस के सहित आपका पूरा शरीर भी किस अवस्था में आ जाता है? गति की अवस्था में। तो इस समय जो जड़त्व हो गया आपके पास कौन सा हो गया? गति का जड़त्व। ठीक है, अब हम जो है जब इस पर ब्रेक मारेंगे तो ये आपका पूरा शरीर, लगभग आधा शरीर तो इस बस के सीट के कांटेक्ट में है। तो सीट जो है और ये पूरा सीट आपका बस के साथ है, तो बस जो ही रुकता है उसके साथ सीट भी कांटेक्ट में, लगभग आपका आधा शरीर भी कांटेक्ट में है। तो ये तो जो है इसके साथ रुक जाता है, लेकिन लगभग जो जड़त्व होता है एक बार एक पूरे शरीर पे ट्रांसफर नहीं हो पाता। ठीक है, तो लगभग जो है पूरे शरीर पर ट्रांसफर नहीं हो पाता। जो जिस हिस्से पर ट्रांसफर नहीं हो पाता वो हिस्सा किसमें होता है? गति की अवस्था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बल लगाकर जो है इसके गति के जो है जब रोकने की कोशिश करेंगे तो आधा जो है हिस्सा लगभग जो है वो गति की अवस्था में, यानी गति का जड़त्व है। तो गति का जड़त्व काम क्या करेगा? अपने गति में परिवर्तन का विरोध करेगा या नहीं चाहेगा कि उसकी गति परिवर्तित हो। तो कुछ समय तक जो अपनी गति को ये बनाए रखेगा तो ये किधर आएंगे? आगे की तरफ, यानी आगे की तरफ। इसी कारण जब हम बस में बैठते हैं ब्रेक लगता है तो जड़त्व के कारण ही आगे की तरफ हम झुक जाते हैं या आगे की तरफ सीट से टकरा जाते हैं। तीसरा है दिशा का जड़त्व। दिशा का जड़त्व हमें मोड़ पर मिलता है। बस में बैठे हैं, अचानक यू टर्न जब बस लेती है तो हम क्या बाहर खिड़कियों की तरफ टकरा जाते हैं। ठीक है, तो बस घूमने का, बस इस तरीके से यू आकार से घूमती है तो इस समय तो हमारा जो है कि आगे की तरफ हम चलेंगे, इधर की तरफ, इधर की तरफ, इधर की तरफ, इधर की तरफ। ठीक है, जब यू टर्न पे जाते हैं तो हमारे गति की दिशा इधर की तरफ होगी। जो जड़त्व के कारण जो दिशा का जड़त्व है इधर की तरफ है। तो जब घूमने की तरह तो आधा शरीर तो इस टर्न में घूमता है, लेकिन बाकी जहां पर जड़त्व ट्रांसफर नहीं हो पाता उसके कारण जो है गति की दिशा जो है बाहर की तरफ होती है, खिड़कियों की तरफ। और इस कारण जो है हम जाकर आगे की तरफ जो है यू टर्न लेते हुए खिड़कियों से टकरा जाते हैं। इस तरीके से जड़त्व को हम 3 भागों में बांटते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया बल के बारे में, गति के नियम के बारे में और जड़त्व के बारे में। ठीक है, आप अपने किताबों से इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। इसके बारे में जो भी कंफ्यूजन जानकारियां लेने में हो रही है आप चैनल पे कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। धन्यवाद।